हेलो गाइस, आप सभी को जय हिंद एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल एकेडमिक डिस्कशन। तो लास्ट वीडियो का कंटिन्यूशन है। इसमें क्या है कि अपन ने लास्ट वीडियो में देख के रखा हुआ था कि अपन कैसे इनकम टैक्स का सिलेबस कवर करेंगे। तो इसमें मैंने आप लोगों को बता के रखा हुआ था जो आपकी स्क्रीन पे है, इसको अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। व्हाट इज़ टैक्स? टैक्स क्या है इसको आप रीड कर लीजिए, मैं सिंपली बताता हूँ आपको। तो टैक्स क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे हो गवर्नमेंट जो रहती है वो आपको सुविधा दे रही है कि आप आराम से इंडिया में रहकर अपना बिजनेस कर सकते हो, अपनी फैमिली को चला सकते हो, और आपके ऊपर कोई भी विदेशी कंट्री आपके ऊपर अटैक नहीं करेगी। ठीक है, या आपको अटैक करेगी तो आपको सुरक्षा प्रदान कर रही है। जैसे कि अपने जो कि फ़ौजी लोग या जो कि पुलिस वगैरह रहती है जो आपकी सेफ्टी कर रही है, समाज में आपको रहने दे रही है ना। तो इस सब के लिए जो और ये रोड्स वगैरह आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जाने आने के लिए। ठीक, और ऐसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो उस जिसके लिए क्या रहता है, गवर्नमेंट के लिए भी कैश चाहिए रहता है। तो वह कहाँ से लाएंगे? तो वो आपसे ही, आप जब जो आपको सुविधा प्रदान कर रहे हैं या आपको जो कि बेनिफिट्स दे रहे हैं, तो उसके लिए वो आपसे ही चार्ज करते हैं। उस चार्ज को ही अपन क्या बोलते हैं, टैक्स। तो आप जितनी इनकम एक्स्ट्रा कमाते जाओगे वो आपसे उतना टैक्स लेते जाएंगे। तो इनकम के बेस पे टैक्स लेते हैं, तो इसको इनकम टैक्स बोलते हैं। ठीक है, कि आप जितनी ज़्यादा इनकम कमाओगे आपको उतना टैक्स पे करना होगा। अगर आप गरीब हो, आपकी इनकम उतनी नहीं है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। आपको उतनी सुविधा आप उसका उपयोग भी नहीं कर रहे हो। अगर आप उपयोग करते हो तो आप ज़्यादा इनकम कमाते हो, ज़्यादा इनकम कमाते हो तो आपको ज़्यादा टैक्स पे करना होगा। ठीक, तो ये होता है टैक्स, जिसको आप पढ़ सकते हो। बेसिकली देखो लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सोसाइटी। सोसाइटी में रहने की आपको कॉस्ट देनी रहती है। ठीक, तो इसको पढ़ लेना, सिंपली है। तो अब हाँ, ये दो चीज़ एक बात बताऊँ कि टैक्स दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स से नाम से ही क्लियर होता है, डायरेक्टली कहने का मतलब आपको अपने हैंड से पे करना है, आपको हाथ से कैश देना है जो टैक्स के रूप में रहेगा। तो वो होता है डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि आपको टैक्स के नाम से नहीं देना है, बट आपसे ले लिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। तो डायरेक्टली आपसे ले रहे हैं तो डायरेक्ट टैक्स है, और आपसे डायरेक्टली नहीं ले रहे हैं, आपसे आपको बता के नहीं ले रहे हैं, तो वो हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो ये होता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ टैक्सेस में इसको अपन ने देख लिया, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स हो सकता है डायरेक्ट टैक्स, और साथ में टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम्स एंड एसेट्स। ठीक, और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी। ठीक, पहले चलता था वेल्थ टैक्स जो कि अब बंद हो गया। तो वेल्थ टैक्स किस में आता था, वो डायरेक्ट टैक्स में आता था। अब डायरेक्ट टैक्स में ये दोनों चीज़ें हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स में कस्टम जीएसटी है। ठीक, पहले क्या रहता था, जीएसटी की जगह क्या था, सर्विस एंड वैट, वैल्यू एडेड टैक्स और सर्विस टैक्स था। लेकिन अब क्या हो गया है, जीएसटी, जो कि बहुत पॉपुलर है, आपको पता ही होगा। और दूसरा है कस्टम ड्यूटी, जो कि पहले भी लगता था अब भी लगता है। कस्टम ड्यूटी का मतलब है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर जो आप ड्यूटी पे करते हो उसको कस्टम ड्यूटी कहते हैं। गुड्स एंड सर्विस की बिक्री और ख़रीद पर जो आप टैक्स देते हो या जो कि आपकी क्रेडिट मिलती है वो आता है जीएसटी में। तो आगे बढ़ते हैं। वाई आर टैक्सेस लेवीड? टैक्सेस क्यों लगाए जाते हैं आपको पता है, जो कि मैं बेसिक में आपको इंट्रोडक्शन में बता ही चुका। देखिए, गवर्नमेंट लाइक डिफेंस, प्रोविज़न ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी लाइक रोड्स, डैम्स, ईटीसी। ठीक है, तो इसके लिए वो आपसे लेवी करते हैं। पावर टू लेवी टैक्सेस, तो पावर दी गई है आर्टिकल 265 में, किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 265 से पावर लेके आप लेवी करते हैं। ठीक है, सेवेंथ शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 256। ठीक, और इसमें क्या, फॉलोइंग आर दिस लिस्ट दे रखी हुई है। एक तो यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है। ठीक, इसको आप पढ़ लेना, वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है इतना कुछ कि इससे कोई क्वेश्चन आया। हाँ, बस इतना हो सकता है कि आपसे इतना पूछ सकते हैं कि आर्टिकल नंबर कौन सा है, तो आर्टिकल 265 है जो कि लिस्ट डाउन करता है। ठीक,
और 7th शेड्यूल है, और जिसमें लिखा होता है आर्टिकल 256 का 7th शेड्यूल, ठीक, जिसमें 3 रेस दी हुई हैं। और ठीक, ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स लॉज इन इंडिया। ओवरव्यू में क्या होगा, इन दिस मटेरियल वी वुड बी इंट्रोड्यूसिंग द स्टूडेंट्स टू द इनकम टैक्स लॉज इन इंडिया। द इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया कंसिस्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ मेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने थोड़ा अच्छे से बता के रखा हुआ था कि इनकम टैक्स एक्ट क्या होता है, एनुअल फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन, लीगल डिसीजंस और कोर्ट्स। तो अपन इसको डीप में देखते हैं क्या होता है। तो कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ, सबसे पहले देखते हैं इनकम टैक्स एक्ट, ठीक। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है जो कि इनकम टैक्स लगाता है, ठीक। एक्ट कौन सा है, 1961, जो कि क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में कि इनकम टैक्स एक्ट कौन सा है, 1961। तो द लेवी ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया गवर्नमेंट बाय द इनकम टैक्स एक्ट 1961, इन दिस बुक वी शैल बी ब्रीफली रेफर टू दिस एज एक्ट, ठीक है। द एक्सटेंट ऑफ द होल ऑफ इंडिया, किस पे लगता है इनकम टैक्स एक्ट, तो होल ऑफ इंडिया पे लगता है। इट कम्स इनटू इनफोर्स कब हुआ था, 1 अप्रैल 1962 में इनफोर्स हुआ था। तो इस सब चीज़ों को आप याद रखिए, ठीक। थर्ड पॉइंट क्या है, इट कंटेन सेक्शन 1 टू 298, एक फर्स्ट से लेके 298 तक सेक्शंस में कवर है पूरा एक्ट। एंड शेड्यूल्स कौन कौन से हैं, 1 से लेके 10 4 14 आपके शेड्यूल्स हैं, 298 आपके सेक्शन हैं जो कि इन्फोर्स हुए थे 1 अप्रैल 1962 से, जो कि लगते हैं पूरी इंडिया पे, ठीक है। अब आप देखते हैं सेक्शन क्या होता है, सब सेक्शन क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, सब क्लॉज क्या होता है। सबसे ऊपर होता है, पहले होता है सेक्शन, जिसके अंदर भी अगर आपको कोई चीज़ बतानी है तो आप सब सेक्शंस लिखते हैं। जैसे कि आपने डाल दिया 1, ठीक, तो 1 क्या हो गया, सेक्शन। अब 1 के अंदर भी आपको कोई पॉइंट्स देने हैं तो आपने ले लिया रोमन का 1, तो वो हो गया सब सेक्शन, ठीक। 1 क्या हो गया, सेक्शन, रोमन का 1 हो गया सब सेक्शन। अब 1 सब सेक्शन 1 में आप चल रहे हो और भी आपको कोई चीज़ डिफ़ाइन करनी है तो उसके लिए आपने ले लिया क्लॉज, तो उसको आपने ABCD से, जो कि कैपिटल ABCD रहती है, उससे आपने ए लिख दिया, पॉइंट ले लिया, तो वो गया क्या, क्लॉज। और उसके अंदर भी आपको कोई चीज़ पॉइंट्स में बतानी है तो आपने ले लिया स्मॉल ए, तो वो क्या हो गया, क्लॉज, सब क्लॉज। तो ऐसे सेक्शन होता है, फिर सब सेक्शन होता है, फिर क्लॉज होता है, फिर सब क्लॉज होता है। इसको भी आप रीड कर लीजिए। इसकी सारी PDF मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में, मतलब इसमें दे दूँगा, ठीक है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो इसको आगे बढ़ते हैं, और तो कोई चीज़ मेरे को समझ नहीं आ रही। प्रोवाइज़ो, ठीक, एक्सप्लेनेशन। प्रोवाइज़ो मतलब होते हैं कि प्रोविज़न्स, प्रोवाइज़ो फर्स्ट, प्रोवाइज़ो सेकंड, इससे भी आपको एक्ट जब आप पढ़ोगे तो लिखा आता है प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, ठीक। तो कोई भी एक्सेप्शन चीज़ बतानी होती है तो जैसे सेक्शन में कोई बात चल रही हो और उसका एक्सेप्शन अपन को देना है तो अपन प्रोवाइडेड लगा के आगे और लिख देते हैं उसको, तो प्रोवाइडेड रहता है। और अगर फिर से उसके अंदर फिर से आपको एक्सेप्शंस बतानी है तो अपन फिर से दिखा देते हैं। सेकंड बार लिखने का तरीका होता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट, और इसके बाद जितनी बार अपन को एक्सेप्शन देनी है तो अपन इतना ही लिखते हैं प्रोवाइडेड फर्दर दैट। तो सेक्शन के अंदर कोई आपने एक रूल रखा और उसकी कोई एक्सेप्शंस हैं तो अपन लिख देते हैं प्रोवाइडेड दैट, उसके अंदर भी कोई चीज़ है तो प्रोवाइडेड दैट, ठीक। इससे आप समझ सकते हो, ठीक जी। एग्जाम्पल्स वगैरह हैं जब वो देख लेना अगर इम्पोर्टेंट लगेंगे, बट है नहीं कोई ऐसा। द फाइनेंस एक्ट, ठीक, फाइनेंस एक्ट के बारे में भी एवरी ईयर द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द फाइनेंस बिल इन द पार्लियामेंट में, बिल पास करते हैं बजट सेशन में, ठीक। व्हेन द फाइनेंस बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड गेट्स द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इट बिकम द फाइनेंस एक्ट, ठीक। फाइनेंस एक्ट बनता कैसे, इसकी बात कर रहे हैं। तो इंट्रोड्यूस किया जाता है बजट में पार्लियामेंट के, ठीक। और फिर उसके बाद बिल को पास किया जाता है बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में, ठीक। उसके बाद
प्रेसिडेंट उसको असेस करते हैं, असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक। इट बिकम, उसके बाद अगर प्रेसिडेंट उस पर अपने मोहर लगा देता है तो वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है। अमेंडमेंट्स आर मेड एवरी ईयर टू द इनकम टैक्स एक्ट 1961। एक्ट एक ही है 1961, उसमें कोई भी चेंजेस करते हैं तो अमेंडेड के नेम से हर ईयर आते रहते हैं। एंड अदर लॉ टैक्स अदर टैक्स लॉज ऑफ द फाइनेंस एक्ट। The first schedule to the Finance Act contains 4 parts which specify the rates of tax. ठीक, part 1, part 2, part 3, part 4 of the first schedule to the Finance Act specify the rates of tax applicable for the current assessment year. फर्स्ट शेड्यूल में क्या रहता है, रेट्स बता रखे हैं। अकॉर्डिंगली पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल टू द फाइनेंस एक्ट 2020 चल रहा है अभी, स्पेसिफाई द रेट्स ऑफ टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 2021। ठीक, अभी इसमें मैं बताऊंगा असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, तो आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ग्रेजुअली सीखेंगे सब चीज़ को। पार्ट 2 स्पेसिफाइज द रेट्स एट विच टैक्स इज डिडक्टेबल एट सोर्स ऑफ द करेंट फाइनेंस ईयर। ये TDS की बात कर रहा है, टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। पार्ट 2 इसको भी अपन देखेंगे। अकॉर्डिंगली पार्ट 2 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल टू द फाइनेंस एक्ट 2020 स्पेसिफाई द रेट्स एट विच टैक्स इज डिडक्टेबल एट सोर्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। पार्ट 2 में बात की गई है TDS से रिलेटेड। पार्ट 3 में क्या गिव्स द रेट्स फॉर कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स, फॉर डिडक्टिंग टैक्स फ्रॉम इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज एंड कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स। और पार्ट 4 में क्या है, गिव्स द रूल्स फॉर द कंप्यूटिंग नेट एग्रीकल्चर इनकम। ठीक, सॉरी, इनकम टैक्स रूल्स 1962 रूल्स भी दे रखे हैं जो कि टैक्स के साथ एक्ट के साथ आप लोगों को पढ़ने रहते हैं। तो इसमें केवल एक पॉइंट रहता है जो कि इम्पोर्टेंट है कि टैक्स रूल्स वगैरह कैसे कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डायरेक्ट टैक्स इज लुक्ड आफ्टर बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, CBDT आती है। ठीक है, तो द CBDT इज़ एम्पावर टू मेक रूल्स। CBDT के पास पावर है रूल्स को लाने की, फॉर कैरिंग आउट ऑफ द पर्पस ऑफ द एक्ट। एक्ट के पर्पस को मतलब जो चलता रहे एक्ट स्मूथली, तो उसके लिए रूल्स को लाने की पावर किसके पास है, CBDT के पास। ठीक, तो इनकम टैक्स रूल्स 1962 है। ओके, तो बस इतने ही आप लोगों को पता होना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं। सर्कुलर्स क्या होते हैं, नोटिफिकेशंस क्या होती हैं, तो इसको भी अपन समझ लेते हैं। सर्कुलर्स क्या होते हैं, सर्कुलर आर इशूड बाय द CBDT इशू करती है सर्कुलर फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक, टू डील विद द सर्टेन स्पेसिफाइड प्रॉब्लम्स एंड टू क्लैरिफाई डाउट्स रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ एंड मीनिंग ऑफ सर्टेन प्रोविजन ऑफ द एक्ट। एक्ट तो एक बार बन गया है, बट आपको उसको इंटरप्रेट करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करने के लिए CBDT क्या रहती है, नोटिफिकेशन निकाल देती है कि इसका मतलब ये है। कोई भी लॉ रहता है तो उसको इंटरप्रिटेशन इम्पोर्टेंट होती है उस चीज़ की। तो कोई कुछ चीज़ को गलत समझ लेता है तो उसके बेसिस पे फ़ायदा उठा लेते हैं, तो उसके लिए बार बार इन नोटिफिकेशन के थ्रू बताते रहते हैं कि इसका अर्थ क्या है, या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है एक्ट में तो इंटरप्रेट गलत तरीके से ना लें, इसलिए एक नोटिफिकेशन इशू कर देते हैं, अपने मैसेज को नोटिफिकेशन के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर। आर इशूड फॉर द गाइडेंस ऑफ द ऑफिसर एंड और असेसी। गाइडेंस किसके लिए होते हैं, जो कि CBDT के ऑफिसर्स रहते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर, AO हुआ, असिस्टिंग ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर्स हुआ। ठीक, और इन सब के लिए ऑफिसर्स को बताने के लिए कि लॉ का मतलब क्या है, अपन क्या देते रहते हैं, गवर्नमेंट सर्कुलर्स इशू करती है। SSC के लिए नहीं होते हैं, ठीक है, जो कि करदाता होता है, जिसको कर पे करना है, टैक्स पे करना है, उसके लिए नहीं होता है सर्कुलर। सर्कुलर किसके लिए होता है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के लिए। द डिपार्टमेंट इज़ बाउंड टू बाय द सर्कुलर्स। डिपार्टमेंट बाउंड होता है सर्कुलर से। वाइल सच सर्कुलर आर नॉट बाइंडिंग ऑन द SSC पे बाइंड नहीं होता है, दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ बेनिफिशियल सर्कुलर्स। ठीक, नोटिफिकेशन क्या होती हैं, अब इसको देख लेते हैं। नोटिफिकेशन आर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। द CBDT इज आल्सो एम्पावर्ड टू मेक एंड अमेंड रूल्स। CBDT के पास ही रूल्स है, पावर है अमेंड करने की और बनाने की। बनाने और अमेंड करना दोनों की बात की गई है, और सर्कुलर्स में बात नहीं की गई थी। ठीक है, और वहाँ केवल मेक की बात है, अमेंड की नहीं। फॉर द पर्पज ऑफ द एक्ट बाय इशू ऑफ नोटिफिकेशन विच आर बाइंडिंग ऑन बोथ डिपार्टमेंट एंड असेसिस। जो नोटिफिकेशन रहती है वो दोनों पे ही
बाइंडिंग होती है। तो आपको इसमें क्वेश्चन फंस सकता है कि सर्कुलर किसके लिए इशू किए जाते हैं और नोटिफिकेशन किसके लिए। तो सर्कुलर केवल होते हैं डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के लिए, और नोटिफिकेशन होती हैं डिपार्टमेंट एंड असेसी दोनों के लिए। केस लॉज क्या रहता है? केस लॉ रेफर्स टू डिसीजन गिवन बाय द कोर्ट्स। तो कोर्ट्स में कोई केसेस जाते हैं, कोई अपील कर देता है, रिट पिटीशन डाल देता है, अपील करते हैं, ठीक है। और ऐसी जैसे मुकदमा नहीं बोलते हैं जिसको, जैसे कि अब इसमें क्या रहता है, इनकम टैक्स में ऐसा होता है कि सबसे पहले रहता है आपके एओ, आप एसएससी हो, आपका एक एओ होगा जो कि एक लिमिट का रहता है, जैसे कि आपके क्या बोलते हैं, जैसे एरिया वाइज, तो एरिया वाइज एओ होगा। आपका एओ आपकी असेसमेंट को असेस करेगा, तो वो हो गया एओ। एओ के ऊपर होता है सीआईटी। सीआईटी होते हैं कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। एओ होता है असेसिंग ऑफिसर्स। सीआईटी के ऊपर होते हैं आपके सीआईटी अपील्स, एंड सीआईटी अपील्स के ऊपर तो होता है आईटीएटी। आईटीएटी में होता है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। अपीलेट ट्रिब्यूनल होता है आईटीएटी, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। आईटीएटी के ऊपर होता है आपका हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक। तो केस लॉस में क्या होता है कि जो जो आपको आपने अपील्स कर रखी हैं, तो उसके लिए जो डिसीजंस जजेस वगैरह देते हैं, हाई कोर्ट्स के हुए या सुप्रीम कोर्ट के हुए, आईटीएटी के द्वारा मिला हुआ है या फिर सीआईटी के द्वारा मिला हुआ है, तो उन जजेस उन जजमेंट्स के बेस पे आपके जो जजमेंट्स होते हैं उनके बेस पे ही, मतलब उन्हीं को ही अपन क्या बोल देते हैं, केस लॉज, ठीक। तो इसको आप रीड कर लीजिए, मेरे हिसाब से मैंने आपको बता रखा है, आप समझ जाओगे आराम से। लेवी ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज टैक्स लेवीड ऑन द टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर एवरी पर्सन। तो सेक्शन 4 में बताया गया है कि इनकम टैक्स जो होता है वो लेवीड होता है प्रीवियस ईयर की इनकम पे, जो कि आपने लास्ट ईयर कमाई होगी उस पर तो आप इनकम टैक्स पे करोगे। ऐसा थोड़ी है जिस ईयर में कमा रहे हो वहीं की वहीं देते जाएंगे। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिसमें आपने जिस ईयर में कमाई है उस ईयर को एंड होते होते आपको पे करना होगा। तो वैसे प्रीवियस ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, जो कि लास्ट रहता है, उसको आपको पे करना होता है नेक्स्ट ईयर में, ठीक। तो अभी आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है, 1 अप्रैल 2020 से लेके नहीं 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 2020, ठीक। अभी 21 चल रहा है, तो आप 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 में जो आपने इनकम कमाई होगी उस पर आपको टैक्स पे करना होगा। तो प्रीवियस ईयर का होता है पिछला ईयर जिसमें आपने इनकम कमाई है, ठीक। अ पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल। पर्सन क्या होते हैं, तो पर्सन में इंक्लूड्स होता है इंडिविजुअल, HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड अ फर्म ऑफ अ कंपनी ETC। टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल। इसको पढ़ेंगे। इनकम टैक्स इज लेविड ऑन द असेसी टोटल इनकम। असेसी की टोटल इनकम पे इनकम टैक्स लेविड होता है। सच टोटल इनकम हैज़ टू बी कंप्यूटेड एज पर द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961। लेट अस गो स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। हाँ, तो टोटल इनकम को कैसे कंप्यूट करते हैं उसके स्टेप्स की बात कर रहे हैं इसमें। तो स्टेप 1 क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। सबसे पहले अपन को स्टेटस देखना होता है कि एसएससी का स्टेटस क्या है, रेसिडेंशियल, कि वो NR है या रेसिडेंस है, ठीक है। तो ऐसे होते हैं इसमें। तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्या होता है रेसिडेंशियल स्टेटस। तो रेसिडेंशियल स्टेटस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, एक तो होता है रेसिडेंट, एक होता है डीम्ड रेसिडेंट और एक होता है नॉन रेसिडेंट, ठीक। तो रेसिडेंट कौन से होते हैं, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब रेसिडेंट की भी 2 कैटेगरीज हैं, एक तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एक नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक। तो और फिर होता है डीम्ड रेसिडेंट और एक होता है नॉन रेसिडेंट।
और क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स। अ पर्सन में अर्न इनकम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, सोर्स में आपको बता ही चुका हूँ। एग्जाम्पल, अ सैलरीड पर्सन अर्न इनकम वे ऑफ सैलरी और इंटरेस्ट बैंक सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। अपार्ट फ्रॉम दिस इफ़ ही हैज़ इन्वेस्टेड इन शेयर्स, ठीक, तो कैपिटल गेन की बात कर रहे हैं इसमें, और प्रॉफिट सेल जो की बात कर रहे हैं आपकी इनकम की, हाउस प्रॉपर्टी की बात करती, ठीक है। तो ऐसे करके पांचों हेड से आप इनकम कमाओगे तो उन सब की आपको कंबाइन करके आपकी टोटल इनकम निकाली जाएगी। तो हेड्स ऑफ इनकम यहाँ पर दे रखे हैं। सबसे पहले है सैलरीज, सेकंड नंबर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशंस, फोर्थ है कैपिटल गेन और फिफ्थ है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इन पांचों हेड्स की इनकम को कंबाइन करेंगे तो उसको बोलते हैं टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम नहीं, टोटल इनकम। इन पांचों हेड्स की इनकम को ऐड करने पे आपको मिलेगी टोटल इनकम। टोटल इनकम में से आप डिडक्शन क्लेम करोगे 80C से 80G तक की, जिसमें आपको डिडक्शंस दे रखी हैं। तो जो आपके ऊपर आप जिसको एलिजिबल होगे लेने के लिए, तो वो आप इस पर 80C से 80G तक में क्लेम कर लेना, और जिससे कि आपकी इनकम कम हो जाएगी, फिर उस पर आपको टैक्स लगेगा। तो जो कि डिडक्शन घटने के बाद आपकी इनकम आएगी उसको बोलते हैं टैक्सेबल इनकम, जिस पे टैक्स लगना है, ठीक है। There is a charging section under each head of income which define the scope of income chargeable under the head. ठीक, these heads of income execute of the possible types of income that can be accrued to or received by the taxpayer. Accordingly, income earned and classified as follows. Salaried की बता ही रखा है, सैलरी, पेंशन earned and taxable under the head, rental income of taxable under the income फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड बिजनेस प्रोफेशन से जो आपने इनकम कमाई होगी वो कि आपकी टैक्सड होगी किस पे, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में। और कैपिटल गेन आपने कोई भी एसेट्स जो कि उस क्या बोलते हैं उसको, शेयर्स वगैरह के हैं, तो वो उस पर कोई आपने इनकम अर्न की है तो वो आपकी टैक्स कहाँ होगी, कैपिटल गेन के हेड में। फिफ्थ जो है हेड वो है अदर सोर्स की इनकम, जो इन चारों हेड में नहीं आएगी तो वो यहाँ आएगी, ठीक। तो छोड़ेंगे कोई सी भी इनकम नहीं, आपकी सारी की सारी टैक्स करेंगे। द टैक्स पेयर हैज़ क्लासीफाई द इनकम अर्न अंडर द रिलेवेंट हेड इनकम, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप क्या रहेगा, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड, ठीक। और एक एग्जेम्पशन है, इसको आप देखिए, देयर आर सर्टेन इनकम विच आर होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट है, जिस पे आपको टैक्स पे नहीं करना होगी। वो कौन सी इनकम है, एग्रीकल्चर की इनकम, ठीक है। अगर आप कृषि से आय कमा रहे हो तो आपको टैक्स नहीं पे करना है। दिस इनकम हैव टू बी एक्सक्लूडेड एंड विल नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द टोटल इनकम, ठीक, एक्सक्लूड की जाएगी, इंक्लूड नहीं रहेगी। और आल्सो सम इनकम्स आर partially exempt from income tax, house rent allowance, education allowance. These income are excluded only to the extent of the limit specified in the act. The balance income over and above prescribed exemption limit would enter computation of total income and have to be classified under the relevant head of income. For details refer to chapter 3rd income which do not part of the total income, ठीक, उसको रेफ़र करेंगे अपन। अब डिडक्शंस क्या होती हैं, देयर आर डिडक्शन एंड अलाउंस प्रिस्क्राइब्ड अंडर ईच हेड ऑफ इनकम। फॉर एग्जांपल ऑफ कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, म्यूनसिपल टैक्सेस एंड इंटरेस्ट ऑन लोन आर अलाउड एज डिडक्शन, ठीक है। तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में आपको इसकी डिडक्शंस मिलती हैं, कौन सी, म्यूनसिपल टैक्स की और टैक्सेस, लोन्स, अलाउंस वगैरह की। These deductions etc have to be considered before arriving at the net income chargeable under each head. हर हेड में चार्ज करने से पहले अपन डिडक्शन को क्लेम करेंगे। फॉर डिटेल्स रेफर चैप्टर नंबर 7 में पढ़ लेंगे अपन इसको। क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ हाउस स्पाउस माइनर चाइल्ड ईटीसी। तो क्लबिंग इनकम की बात की गई है, जो कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बता के रखा था कि इनकम को क्लब कर दिया जाता है। माइनर की भी इनकम ऐड कर देते हैं, जिसकी इनकम ज़्यादा रहती है। सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड के बारे में बता ही चुका हूँ कि सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आपने अगर पिछले साल कोई लॉस हुआ था तो उसको इस साल के लॉस से सेट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। ऑफ और कैरी फॉरवर्ड अगर पिछले साल का रहता है तो उसको कैरी फॉरवर्ड आगे के कई वर्षों तक कर सकते हैं लॉसेस को।
बाद में, और आगे की ईयर्स में अगर आपको प्रॉफिट होता है तो पहले इसको आप सेट ऑफ कर लोगे, और आगे जो की बचेगी इनकम उस पर आपको टैक्स पे करना होगा। तो ज़रूरी ऐसा नहीं है कि इनकम पे ही टैक्स लेते हैं, अगर आपको लॉस हो रहा है तो उसकी भी डिडक्शन आपको देते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, उसको कंप्यूट करना है, जिसका मतलब होता है फाइनल फिगर जो आपको निकालनी है टोटल इनकम की, पाँचों हेड की इनकम को ऐड कर दो। डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शंस की बात की गई है, तो मैंने आपको बताया था डिडक्शन देखो, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर इनकम और अदर डिडक्शन। चलो एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं इसके लिए, ठीक है। तो अभी यहाँ तक अपन कवर करते हैं इसको, और बाकी की नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड हियरिंग मी, एंड आप सभी को जय हिंद।